आ रही है आवाज। चलो आई होप कि मेरी स्क्रीन भी सबको दिखाई दे रही होगी। तो अब कंटिन्यू करते हैं कि जहाँ पर हमने लॉग मैनेजमेंट का एक छोटा सा टॉपिक छोड़ा था, जनरल सीटीएल कमांड के बारे में, उसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद छोटा सा एक पार्ट एससी मैनेज का पोर्ट कैसे ऐड करते हैं वो बताऊंगा। देन आफ्टर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू आपका जो रहेगा कंटेनर मैनेजमेंट का। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वो आपका रहेगा। और कल का मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपका जो क्लास रहेगा मोस्ट प्रोबेबली एक ही क्लास लूँगा मैं कल, क्योंकि मेरा भी कुछ क्लास सही और शेड्यूल है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो क्लास रहेगा कल, सभी फ्री हो ना? कोई ऐसा तो नहीं कोई बिजी होगा? बता दीजिए चैट में, सभी के सभी फ्री हो? कल संडे है, कोई बाहर कहीं नहीं है ना? तो कल का मैं क्लास सोच रहा हूँ कि एक ही क्लास लूँगा और आफ्टर 1 o'clock, मतलब आफ्टरनून में 1 o'clock के बाद कभी भी 2 o'clock या 2:30, मतलब 2:30 बजे एक ही क्लास लेंगे, 2.5 से 3 घंटा लेंगे। ठीक है। और क्योंकि उसके उससे पहले मैं कहीं बिजी हूँ, डेट्स वाई, और एक ही क्लास लेंगे। और नेक्स्ट मंडे, हर बार हम मंडे को प्लान करते हैं, लेकिन मंडे को हमारा सडनली कुछ ना कुछ वर्क आ जाता है या सडनली हमारी मशीन डाउन हो जाती है। तो क्योंकि हमें तो क्योंकि इसको सबसे पहले क्या करना है, हाँ 1:30 बजे के बाद इट्स ओके, क्योंकि मॉर्निंग सेशन मैं ले नहीं पाऊंगा। और जो आपका रहेगा क्या नाम है, कंटेनर मैनेजमेंट, वो फिनिश करेंगे। तो कंटेनर मैनेजमेंट टू मिनिमम 2 क्लास तो लेगा ही लेगा आज की क्लास के बाद। मिनिमम 2 क्लास उसको चाहिए फिनिश करने के लिए। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे, हमारा आइडिया है उसके पे फोकस करेंगे, पे सर्वर पार्ट। और बेस्ट स्क्रिप्टिंग के लिए आप थोड़ा सा वेट करना और हम करवाएंगे। तब तक मैंने मोहम्मद जो मोहम्मद या अमृत, हाँ अमृतांशु, मोहम्मद और गौरव, जिसको भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, हिंट वीडियोज़ आपको आज यूट्यूब से दे दी है, तो इसके गो थ्रू कीजिए। और कुछ मैं क्वेश्चंस पेपर दूंगा, मतलब कि क्वेश्चंस टेस्ट दूंगा मैं, ठीक है, जो अभी तक टास्क देता रहा हूँ, तो वो सोल्व कीजिए। और जिन्होंने कोर्स ओनली जस्ट फॉर नॉट फॉर एग्जाम पर्पज ज्वाइन किया था, ओनली नॉलेज पर्पज किया था, तो उनके लिए एनफ है ये कोर्स। ठीक है, जिनको एग्जाम पर्पज है, जिनको एग्जाम क्लियर करना है, तो बी कीप टच विद मी। ठीक है, मुझसे टच में रहिए, जो भी आपको डाउट आता है पूछ लीजिए। और बूट कैंप और आपकी सारी चीज़ें होंगी। और बूट कैंप किसका रहेगा वो हम आपको अनाउंस कर देंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसकी रहेगी जिसके पास वाउचर है। बाकी का डिपेंड्स ऑन परसेंटेज, और डिपेंड आई विल डिस्कस विद सर नितेश सर। एंड देन एक छोट ज़्यादा बंदे नहीं रहेंगे बूट कैंप में, लिमिटेड ही रहेंगे, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस और सारी चीज़ें देखते हुए हम वो करेंगे। बूट कैंप में वही लिमिटेड लोग रहेंगे। और उसके बाद अगर किसी को आना है तो बूट कैंप भी हमारा पेड रहेगा। तो फिर अगर किसी को ज़बरदस्ती आना, तो क्योंकि उसके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। हमने प्रॉमिस ये नहीं किया था कि सबका बूट कैंप रहेगा, हमने प्रॉमिस ये किया था कि अटेंडेंस प्लस आपके टास्क परफॉर्मेंस, सारे परफॉर्मेंस देखते हुए आपका बूट कैंप होगा। तो अगर फिर किसी को ज़बरदस्ती आना है तो बोला मुझे बूट कैंप करना है, तो फिर प्लीज़ कम विद, उस बूट कैंप पे एक प्राइस टैग रहेगा। बूट कैंप भी हम रखेंगे, तो आप लोगों के अलावा और भी बहुत लोग आएंगे उस बूट कैंप में, तो आप पैसे दो दे के आ सकते हो। ठीक है, फिर आपको पूरी वैल्यू दी जाएगी, नो इशू। आपको 100% बूट बूट कैंप में बैठने दिया जाएगा। तो ये प्लान है फर्दर। और मोहम्मद, मैं एक काम करूँगा, जैसे कि एक दिन फ्री होंगे हम, क्या करेंगे, एक बात करेंगे आपस में, और मैं आपका एग्ज़ाम शेड्यूल में हेल्प करूँगा आपकी। ठीक है, अभी हम क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है उसमें मैं आपको हेल्प करूँगा। तो जब आप कंफर्टेबल हो, आपकी टाइमिंग फ्री हो, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एग्ज़ाम शेड्यूल कर लेंगे आपके लिए। और हम जल्द से जल्द ट्राई करेंगे, उससे पहले बूट कैंप करके आप तुरंत उस एग्ज़ाम के लिए आपको 15 से 20 दिन या 1 मंथ देंगे, जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस करो और एग्ज़ाम क्लियर कर जाओ। ठीक है, टॉप मारना है, ऐसा नहीं कि ओनली पासिंग मार्क्स चाहिए। इतना अच्छे से पढ़ाने के बाद आपका ऐसा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं अब जो हमारा टॉपिक था। मुझे एक बार नोट्स निकालने दीजिए मेरे। जनरल सीटीएल कमांड, ठीक है, जनरल सीटीएल कमांड के बारे में पढ़ेंगे। एक बार मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को सबसे क्लियर हो जाएगा। यूज़ कर देता हूँ अगर, एक मिनट रुको यार, पासवर्ड गलत होगा ही, मुझे पता है, कुछ भी क्लिक हो जाता है। यस, ओके, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। देखो,
क्या होता है ना कि एक सिस्टम डी और जनरल डी नाम की एक डेमन सर्विस है। ठीक है, सिस्टम डी और जनरल डी नाम की एक डेमन सर्विस है। उसको कैसे पढ़ते हैं हम? है सिस्टम डी, सिस्टम डी डैश जनरल डी, जिसको बोलते हैं हम JOURNALD। ये एक डेमन सर्विस है जो आपके लॉग्स को एक स्ट्रक्चर्ड और एक इंडेक्स्ड फॉर्म में एक बाइनरी फाइल के रूप में स्टोर करके रखती है। मतलब एक स्ट्रक्चर्ड और एक इंडेक्स, तो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए लॉग्स के बारे में, उस तरह से मेंटेन करती है एक बाइनरी फाइल के रूप में। और उस फाइल को हम बोलते हैं जर्नल। उस फाइल को क्या बोलते हैं हम? जर्नल। फाइल को बोलते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। उस फाइल को हम बोलते हैं जर्नल, जो बाइनरी फाइल होती है JOURNAL, जर्नल। उस फाइल को हम बोलते हैं जर्नल। इन रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स /run/log डायरेक्टरी स्टोर्स द सिस्टम जनरल डी बाय डिफॉल्ट। सिस्टम जनरल्स बाय डिफॉल्ट, जो रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स में क्या होती है कि जो, अगर मैं आपको क्या करता हूँ, ls करता हूँ स्लैश वार के रन के अंदर, अगर रन स्लैश और log, ठीक है, log करता हूँ। अब हाँ, तो ये फाइल्स है, ये जो डायरेक्टरी है बाय डिफॉल्ट इस जनरल फाइल को क्या करती है? अपने पास रखती है। द कंटेंट्स ऑफ द स्लैश रन लॉग डायरेक्टरी गेट क्लियर्ड आफ्टर ए रिबूट। अब इसके जो कंटेंट होता है इस जनरल बाइनरी फाइल के अंदर, जो भी आपके लॉग जनरेट होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। जैसे ही आपकी मशीन रिबूट करेगी वो लॉग क्या हो जाते हैं? डिलीट हो जाते हैं। उसके बाद नए लॉग इसमें क्या होते हैं? ऐड होते हैं, ऐड ऑन होते हैं। ठीक है, एक मिनट। और की नौटंकी हो गया। सबको मेरी आवाज आ रही है? पता नहीं यार, जब भी आप लोग क्लास लेता हूँ ना, आप लोग बहुत बैड लक है। आज पूरा दिन से इंटरनेट मेरा अच्छा चल रहा है, और जैसे आपकी क्लास ली, क्लास स्टार्ट की, पूरे लाइन ही डाउन हो गई। ठीक है, इंटरनेट पूरा ब्लैंक हो गया। आई डोंट नो कि मैं अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ यार। मेरा दिमाग खराब हो गया। जब भी आपको पढ़ाता हूँ, जब भी आपकी क्लास लेता हूँ, पूरा दिन इंटरनेट मेरा सही चलेगा, नो डिस्टरबेंस। जिस टाइम पे आपकी क्लास ली उसी टाइम इंटरनेट डाउन। आई डोंट नो व्हाट इज द इशू यार। फोन भी रिसीव नहीं करते यार, ऐसे भी हैं। एक मिनट रुको, मुझे एक कॉल करने दीजिए।
भाई हम इंटरनेट से मैं मोबाइल डाटा से कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ, तो होगा तो ठीक है। तो सेशन तो हम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो आपको लास्ट में बताइए, आप लोगों को क्या सुनाई दिया था जहाँ से मेरा नेटवर्क कट ऑफ हुआ था? लास्ट को कोई स्टेटमेंट याद है आप लोगों को कि जो मैंने आपको बताया था? बताइए। स्ट्रक्चर्ड वे में एंट्री, ओके 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 ओके। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। आई होप कि सबको स्क्रीन क्लियर होगी मेरी। और अभी मैं एक ही स्क्रीन से देख रहा हूँ, तो आपके मैसेजेस नहीं देख पाऊंगा, तो आई विल ट्राई, जब मैं पूछूं तभी आप मेरा मैसेज करना, ओके। एक मिनट और दीजिए मुझे, मैं आपको अनदर स्क्रीन शॉट ऐड कर लेता हूँ उसके बाद, सो डैट कि मुझे आपका आइडिया रहे, कोई मुझसे बात करना चाह रहा होगा तो। ठीक है। तो तो हमको मैं क्या बताया था, जो सिस्टम डी और जनरल डी, जो एक ये एक डेमन सर्विस होती है, जो आपके लॉग्स को एक स्ट्रक्चर्ड और इंडेक्स्ड फॉर्म में एक बाइनरी के फाइल के रूप में स्टोर करके रखती है, कि एक बाइनरी फाइल होती है उसके रूप में स्टोर करके रखती है। उस बाइनरी फाइल्स का नाम क्या है? आपका जर्नल है। उस बाइनरी फाइल का नाम क्या है? आपका जर्नल है। और वो कहाँ पर मिलती है आपको देखने को मिले? बाय डिफॉल्ट स्लैश रन स्लैश लॉग के अंदर आपको देखने को मिलती है ये बाइनरी फाइल। ठीक है। और क्या होता है कि जो कंटेंट होते हैं, द कंटेंट ऑफ द स्लैश रन लॉग डायरेक्टरी गेट क्लियर्ड आफ्टर ए रिबूट। जैसे ही आपकी मशीन क्या होती है, रिबूट होती है, उस रिबूट होते ही क्या होते हैं, इसके अंदर जो लॉग्स थे, लॉग्स की जो एंट्री थी वो क्या हो जाती है? क्लियर होती है, डिलीट हो जाती है, इरेज हो जाती है बाय डिफॉल्ट। मतलब ये बिल्कुल ही टेम्परेरी है। जैसे ही मशीन रिबूट हुई, इसके अंदर इसके लॉग्स आपके क्या हो गए? डिलीट हो गए। ठीक है। जर्नल से लॉग को रिट्रीव करने के लिए हम जनरल सीटीएल कमांड का यूज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जनरल है, जो जनरल फाइल है, उसके वो क्या एक बाइनरी फाइल है, और बाइनरी फाइल को आप ऐसे ही रीड नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है उसके लिए क्या है कि आपको जनरल सीटीएल कमांड का यूज करना है। जस्ट जस्ट मिनट। तो अब बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो जनरल सीटीएल कमांड के बाद, जनरल सीटीएल जो कमांड होती है, इट डिस्प्लेज लॉग्स फ्रॉम जनरल डी सिस्टम डीज लॉगिंग सर्विस। मतलब क्या होता है कि इसके लिए एक सर्विस होती है। मतलब क्या है, जनरल सीटीएल कमांड का मतलब है कि वो इस जनरल डील से या जो जनरल फाइल है, आपकी बाइनरी फाइल है, उसके अंदर जो लॉग्स आपके स्टोर हुए हैं उसको डिस्प्ले करने का क्या करती है? काम करती है। ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ, आपको शायद सबको स्क्रीन क्लियर होगी मेरी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो सर्विस कैसे होती है। अभी सर्विस का स्टेटस दिखाता हूँ कि सिस्टम सीटीएल, ठीक है, सिस्टम सीटीएल के यार, सिस्टम सीटीएल। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटस, STATO स्टेटस। उसके बाद मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको? सिस्टम सिस्टम डी डैश जनरल डी डॉट सर्विस, SERVIC। मत चलाओ यार, इसमें तो बड़ी, अरे यार, जनरल डी सर्विस। अब आपको देखने को मिल रहा होगा इसका स्टेटस क्या है, कि अभी ये आपको क्या हो रही है? एक्टिव शो हो रही है। मतलब क्या ये वो फाइल्स है जो आपको क्या करती है?
एक स्ट्रक्चर्ड में और एक इंडेक्स्ड वे से आपके लॉग को क्या करती है, स्टोर करके रखती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो /etc। मैं दिखाता हूँ, अगर मैं ls करता हूँ, ओके क्विट हो जा। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल वो कहाँ देखने को मिलती है आपको, उसकी आपको मिलती है /etc के अंदर और सिस्टम SYSTEM सिस्टम डी के अंदर और जनरल डी डॉट कॉन्फिग के जो फाइल्स है इसके अंदर आपको क्या, इस नाम से आपकी क्या होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, जो जनरल CTL कमांड है, जो आपकी जो जनरल CTL कमांड रहेगी उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, या जो जनरल डी सर्विस है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहेंगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको लास्ट बूट लॉग देखने हैं तो वो कैसे देख सकते हैं। एक तो डायरेक्टली आप क्या यूज कर सकते हो, जनरल CTL कमांड को यूज कर सकते हैं, JOURNALCTEL, जनरल CTL हिट एंटर किया तो आप क्या कर सकते हो, मोड कमांड की तरह काम कर रही है। देखो आप एक एक लॉग एक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर आपके लॉग को शो कर रही है। जैसे कि मैं ये रहा, ये कब स्टार्ट हुआ था, लोकल होस्ट कर्नल ACPI रिजर्विंग। एक मिनट रुकिए यार, मेरा एक चलो कंटिन्यू कर। ठीक है, तो ये थी जनरल CTL कमांड का। अगर नॉर्मल फायर करते हैं तो ये आपको इस तरह का आउटपुट देखने को मिलता है। मैं इसको क्विट कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको लास्ट लॉग देखने हैं, लास्ट बूट लॉग देखने हैं तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो जनरल CTL -B यूज कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, आपका कर्नल्स के क्या लास्ट बूट लॉग्स को क्या करेगा, शो करेगा। ये एक्चुअल में सिमिलरली आपको दिखाई दे रहा है उसी की तरह। अगर मैं आपको अब और भी फिल्टर्ड वे में दिखाता हूँ किस तरह से आप लोग को देखना। अगर आपको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर सर्विस के लोग देखने हैं, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सर्विस के लोग देखने हैं तो आप कैसे देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं क्या करता हूँ, जनरल CTL -U यू करता हूँ, मतलब यूजर या सर्विस। ठीक है, उसके बाद मैं SSHD करता हूँ। ठीक है, अगर मैं SSHD करता हूँ तो अभी शायद SSHD की सर्विस चल नहीं रही है, लेकिन SSHD के जितने भी लोग हैं, देखो ये आपको देखने को बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिल रहे हो। क्योंकि देखो अभी तक आप लोग वैसे कैट कैट कर रहे थे या लास्ट लॉग कमांड का यूज कर रहे थे, लास्ट कमांड का यूज कर रहे थे, तो वहाँ उतने अच्छे और इतने शानदार तरीके से आपको लोग दिखाई नहीं दे रहे जितने तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे। देखो बिल्कुल स्ट्रिक्ट एंड क्लियर एक कलर कोडिंग के साथ वो सारे लोग्स आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब आपको जनरल CTL कमांड काफ़ी ही हेल्पफुल रहेगी आपके लोग्स को देखने के लिए। देखो हर चीज़
स्टार्टिंग ओपन एसएसएस सर्विस डायमंड, ठीक है। अब बाइंड टू जो एरर हाई थी, देखो बहुत ही मतलब एक अच्छे पैटर्न में इसने शो किया हुआ है। अब बात करते हैं, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोसेस आईडी के बेस पर क्या करना, आपको लॉग्स को देखना है तो वो भी देख सकते हैं। उसके लिए होती है जनरल सीटीएल हाइफन, ये रहता है नीचे अंडरस्कोर वाला हाइफन, कैपिटल में लिखोगे यूआईडी, उसके बाद मुझे इक्वल टू, जैसे कि मैंने यूआईडी में सिस्टम डी वाली लिखता हूँ, क्योंकि बाकी इसको मुझे पता नहीं कि कौन सी यूआईडी किस पर चल रही है, ठीक है। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको जो प्रेजेंट में चल रही होगी, जब जीरो पे चल रही है, क्योंकि जीरो पे कौन सी है हमारी जो सिस्टम सीट मेन जो एक ही होता है, तो जीरो वाली दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये हिट एंटर करता हूँ, ये देखिए। अब आपको यह जितने भी सिस्टम डी वाले लोग्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे ये जीरो पे दिखा रहा है इसकी। बाय डिफॉल्ट वैसे वन होती है उसकी, लेकिन यहाँ पर जीरो पे उसको वो कर रहा है, हेड करके दिखा रहा है। अब जैसे कि ये रही 1022 है, और बीच में अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो ऐसे क्या है कि आप कोई भी आप अपनी मशीन में देखिए कौन सी प्रोसेस आईडी आपको चल रही है, उसी प्रोसेस आईडी को आप पुटअप करके देखोगे तो आपको उसके बेस पर उसके लॉग देख सकते हैं। अब अगर हमें कर्नल लॉग्स के देखने हैं, कर्नल के लॉग देखने हैं, तो वो कैसे देख सकता हूँ, जनरल सीटीएल हाइफन मैं यूज करूंगा, हाइफन के, तो इससे आप क्या है कर्नल्स के लॉग आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो ये कर्नल्स के लॉग देखने को मिल रहे हैं आपके, एस एम बी आई 2.7 प्रेजेंट है, वी एम वेयर हाइपरसेल हाइपरवाइजर डिटेक्टेड, वी एम वेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टोटल रैम 3072 है, फाउंड ऑप्टिमल सेटिंग लाइक दैट, कि ये सारे लॉग्स क्या है कर्नल्स के लॉग्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन क्लियर करके, अगर आपको तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लॉग्स देखने हैं। प्रायोरिटी के बारे में आप लोगों को पता है कि प्रायोरिटी के बारे में बात कर सका हूँ, इमरजेंसी है, क्रिटिकल है, या ऑल है, या जो भी प्रायोरिटी पे कल हमने डिस्कस किया था, नॉर्मल प्रायोरिटी है। तो अगर उनके बेस पे आप लोग देखना चाहते हो तो वह भी है, फिल्टर आउट करके देख सकते हो कैसे, जनरल सीटीएल हाइफन पी आप यूज करोगे, हाइफन पी, उसके वजह से मैं एरर वाले देखना चाहता हूँ, ई आर आर कर दूंगा, तो ये सारे एरर वाले क्या करेगा, पूरी मशीन के एरर वाले लोग आपकी स्क्रीन पे शो करके दिखा देगा। अब मैं क्या करता हूँ, अगर जनरल सीटीएल एरर के अलावा मैं ओनली देखता हूँ क्रिटिकल, CRIT क्रिटिकल वाले देखता हूँ, तो ये सारे क्रिटिकल वाले क्या कर देगा, आपको लोग स्क्रीन पर शो कर देगा। अगर आपको ओनली अगर EMERG इमरजेंसी वाले देख लें, तो EMERG इमरजेंसी वाले, तो एक्चुअल में इमरजेंसी कोई भी लोग नहीं है, इसलिए इमरजेंसी वाले कोई भी लोग आपको स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा। तो आप पर्टिकुलर प्रायोरिटी के बेस पे भी आप अपने लोग्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। अगर हमने किसी पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग लोग्स को देखना है तो वो भी हम देख सकते हैं। पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग मैं लोग को देखना चाहता हूँ तो वो भी देख सकता हूँ। जैसे कि मैं क्या करूँ, जनरल सीटीएल हाइफन के मतलब कर्नल्स के लोग देखना चाहता हूँ, और पर्टिकुलर टाइम मतलब उसके बाद सिंस मतलब कब से, सिंस यूज करूंगा, वो भी टुडे, मैंने क्या किया टुडे आज के, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अनटिल, UNTIL अनटिल कब तक के लोग देखना चाहता हूँ, वो मैं क्या कर रहा हूँ उसके अंदर डबल कोट के अंदर रख के, अब मैं देखना चाहता हूँ 4 बजे तक के, 0400, ठीक है। अब मैं उसके बाद कर दिया मैंने हिट एंटर, अभी ये क्या है, कोई भी नहीं दिखा रहा। अगर मैं इसको अगर चेंज करके दिखाता हूँ 0400 की जगह, अगर मैं क्या करता हूँ 0800 करके दिखाता हूँ, क्या होने होंगे सही, नो एंट्रीज टुडे। अगर मैं दिखा रहा हूँ वन एक मिनट 2100, हिट एंटर, हाँ ये देखो, अगर टाइम सब दिया है तो क्योंकि सुबह मेरी मशीन ऑन थी नहीं, तो अभी मेरी मशीन होती है क्या, 2100 देते हैं यहाँ पर, जैसे टाइमिंग आएगा एंड में, अभी 202242 चल रहा है, ऐसे ही क्या है बहुत सारे पेजेस में यहाँ पर लॉग्स हैं कनेक्ट हो रखे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। अगर मुझे देखना है, जैसे कि जनरल सीटीएल कमांड मैंने आपको फायर करके दिखाई थी, तो वो क्या कंटिन्यू दिखाता है। अगर मैं उसी में क्या करता हूँ, जैसे टेल का आउटपुट आता है, ऐसे ही मैं इसके अंदर भी आउटपुट देख सकता हूँ। पहले मैं क्लियर करता हूँ, CLEAR क्लियर करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जनरल सीटीएल हाइफन एन, अगर हाइफन एन कर देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये 10 को दिखाएगा, ठीक है। एक्चुअल 10 को दिखाया, ये इसमें यहाँ पर मेंशन नहीं किया मैंने। अगर मैं हाइफन एन के साथ में दिखाता हूँ कितने लोग देखने हैं बाय डिफॉल्ट, मतलब लास्ट के 15 देखने हैं, तो मैं क्या करूँगा, अब ये लास्ट के ओनली 15 ही दिखाएगा, ठीक है। देखो लास्ट के ओनली 15 ही दिखाएगा ये लोग। अगर मैं यहाँ पर क्या करता, लास्ट के मैं देखना चाहता हूँ ओनली 4 देखना चाहता हूँ, तो ये भी देख सकता हूँ, लो लास्ट के 4 ही दिखाएगा आपकी स्क्रीन में। एक और चीज़ है, आप क्या कर सकते हो कि
जनरल सीटीएल कमांड हाइफन एन कर रहे हो, मैं क्या चाहता हूँ लास्ट के 10 लोग देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ हाइफन एफ, मतलब क्या चाहता हूँ, हाइफन एफ का मतलब क्या है कि लास्ट के मैंने अब एंटर कर दिया, अब ये क्या कर रहा है, लास्ट के 10 आपको दिखा रहा, लेकिन इसने क्या किया, देखो ये बढ़ क्यों रहे हैं लोग, क्योंकि एफ का मतलब क्या कि ये लाइव, मतलब कि जितने भी लोग आपकी मशीन में भी कंटिन्यू क्या हो रहे होंगे, लॉग्ड हो रहे होंगे, तो उस वो लास्ट 10 ऐड होते जाएंगे, ऊपर वाले इरेज होते चले जाएंगे, और जैसे ही मैंने कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं कुछ भी एरर क्रिएट होगी उसकी वजह से मैंने एड कर दिया, कुछ भी एरर रहेगी, जो भी लोग इसके अंदर क्या है ऐड हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, हाइफन ऐप का मतलब क्या है कि लाइव स्ट्रीमिंग रियल टाइम में क्या करता है, अभी जो भी लोग ऐड है, देखो ये रहा फेल टू स्टार्ट विद एग्जिट को दे, अपने आप ये लोग अपडेट हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो भी लोग इसके अंदर अपनी मशीन का क्या कर्नल के लोग देख रहा हूँ, तो कर्नल में कोई ना कोई तो लोग हो ही रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तो इसलिए क्या ऑटोमेटिक ये अपडेट हो रहा है, तो ये आपको स्क्रीन पर सामने है, मतलब आप लाइव देख सकते हो, अगर मैं बोलूँ तो आपको लाइव देख सकते हो, तो इसको एक बार क्लियर कर देता था, हाइफन ऐप का मतलब जैसे कि आपने अभी मैंने एक बार टास्क दिया था, टास्क में आपने क्या किया था, टेल और हाइफन एफ यूज किया था ना, तो कंटिन्यूसली चल रहा था उसका आउटपुट, इसी तरह इसमें अगर आप पर्टिकुलर आप क्या देख सकते हो, अगर मैं क्या करना चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर सर्विस की लास्ट मतलब क्या करना चाहता हूँ, पर्टिकुलर सर्विस के लोग देखना चाहता हूँ, वो भी मैं देख सकता हूँ, ठीक है, वो आपको मैं दिखा चुका हूँ, अगर उसमें भी अगर हाइफन एफ ऑप्शन यूज करोगे तो उसके भी लाइव लोग्स आपको दिखाई देंगे, जो ऐड हो रहे हैं उसके बाद चला के छोड़ दोगे तो। अब मैं क्या चाहता हूँ, अगर हमने बूटिंग टाइम और आईडी को देखना है तो वो कैसे देखेंगे, बूटिंग टाइम और आईडी को देखना है तो उसके लिए कमांड होती है जनरल सीटीएल, जनरल सीटीएल, और उसके लिए होती है हाइफन हाइफन है लिस्ट बूट्स, लिस्ट हाइफन बूट्स, ठीक है, लिस्ट बूट्स, और हिट एंटर कर देता हूँ, अभी देखो ये आपको क्या है कर रहा है, बूटिंग टाइम दिखाया कि मेरी मशीन कब बूट हुई थी, ये रहा, इतने टाइम पे मेरी मशीन बूट हुई है, ठीक है, उसके बाद कितनी किस तारीख को हुई है, क्या डेट थी, ठीक है, आज सैटरडे है, और ये उसकी आईडी है, ये बूटिंग आईडी उसकी दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी बूटिंग आईडी के लोग देखना चाहता हूँ, तो मैं कैसे देखूंगा, उसके लिए यूज करूंगा जनरल टी जनरल सी टी एल हाइफन पी, तो ये उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सर्विस या यूजर्स का नाम देते हूँ, तो मैं क्या करूँगा अभी, इसके बाद आईडी दे दूंगा, अब मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, बी के बाद पेस्ट कर देता हूँ और हिट एंटर कर देता हूँ, अब क्या किया, किसी आईडी के लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो रिवर्स आउटपुट भी देख सकते हो, मतलब क्या है कि न्यू लाइन वाले लोग ऊपर दिखें और ओल्ड वाले नीचे चले जाएं, रिवर्स में आप आउटपुट देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, कैसे, उसके लिए कमांड होती है जनरल सीटीएल हाइफन आर, मतलब रिवर्स में देखना, नए वाले पहले और पुराने वाले बाद में, आप ये देखो नए वाले पहले देखेंगे, पुराने वाले नीचे रहेंगे, ऐसे प्रिवेंटिंग जो भी दिखाई दे रहा है आपको। अब आपको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और इसके बारे में और बताता हूँ, जनरल सीटीएल कमांड के बारे में। अगर मैं वो टाइम वाली बात करता हूँ, अगर मैं जनरल सीटीएल करता हूँ हाइफन हाइफन सिंस करता हूँ, सिंस किया मैंने, और मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ सिंस 2 दिन पहले के, ठीक है, मतलब 2 दिन, 2 डेज एगो के, 2 डेज एगो, ठीक है, 2 डेज एगो लिख सकते हो, उसके बाद हिट एंटर कर दिया, अब ये 2 दिन पहले के लोग आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर में, 2 डेज एगो तक आपको देखने को मिलेंगे सिंस। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं क्विट करता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, सिंस कर दिया मैंने अभी, 2 डेज एगो की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आज की डेट कितनी है, आज की डेट है मेरी 2023 से मतलब क्या पहले मेरा 2022 2023 से ले 23, उसके बाद 05 है, और उसके बाद है आज तारीख कितनी है, आज की तारीख है, ठीक है, मैं कल 12 तारीख है कल, कल की तारीख से लेके, और किस टाइम से लेके कल 2020, उसके बाद 30 से लेके, उसके बाद ये थे, उसके बाद टिल अनटिल, अनटिल कब तक देखना चाहता हूँ मैं, आज, आज की, तो 2023, उसके बाद हाइफन 05 डैश, उसके बाद क्या 13 तारीख है, और कब तक के, मैं अभी कितना टाइम हो गया, 2100 तक के लोग देखना चाहता हूँ, तो हिट एंटर करता हूँ, इनवैलिड आर्गूमेंट, वाई, ओके, ओके, ये भी हो सकता है, मैं ऐसे गड़बड़ कर रहा हूँ, इक्वल साइन देके, ये भी हो सकता है, अब आर्गूमेंट सही है,
इनवैलिड आर्गुमेंट, हाइफन हाइफन सिंस अंटिल, सिंस और अंटिल अभी तो काम कर रहा था, ओके। हाइफन हाइफन अंटिल, देखो हाँ, तो हाइफन हाइफन की प्रॉब्लम थी, तो ये भी आपको दिखाएगा। अगर उसके होंगे तो ठीक है, नहीं तो आज वाले दिखा देगा अभी। तो ये आपको, मुझे लगता नहीं कि कल वाले इसमें लोग होंगे भी, क्योंकि क्या है, ये क्या कर रहा है, टेम्पररी है, तो ये कल के लोग इसमें डिलीट हो गए होंगे, तो ये आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा जनरल सीटीएल कमांड कैसे यूज होती है। अब मैं आपको देखा, बाय डिफॉल्ट द सिस्टम जनरल आर kept इन स्लैश रन स्लैश log स्लैश जनरल डायरेक्टरी विच मीन्स journals आर cleared when the system reboots। मैं आपको बता चुका हूँ, you can change the configuration setting of the systemd general d service in the slash etc systemd general d dot config to make the journals persistent across reboot। मतलब क्या है कि स्लैश ईटीसी के अंदर, सिस्टम डी के अंदर, जनरल डी डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर एक स्टोरेज नाम का पैरामीटर होता है, जो यह डिफाइन करता है कि जो हमारे जनरल्स मैसेज होंगे, बाइनरी फाइल के मैसेज, वो स्टोर कैसे होंगे, वोलाटाइल मैनर में या नॉन वोलाटाइल मैनर में, परसिस्टेंट या नॉन परसिस्टेंट। अगर यहाँ पर हमें तीन पैरामीटर देखने को मिलते हैं, पहला पैरामीटर होता है परसिस्टेंट, दूसरा पैरामीटर होता है वोलेटाइल, तीसरा पैरामीटर होता है ऑटो। ऑटो में क्या करता है, जो दो आरसिस लोग क्या करता है, डिटरमाइंस वेदर टू यूज परसिस्टेंट और वोलेटाइल स्टोरेज इफ द स्लैश वार स्लैश लॉग जर्नल डायरेक्टरी एग्जिस्ट, देन आरसिस लोग यूज द परसिस्टेंट स्टोरेज, अदरवाइज इट यूज वोलेटाइल स्टोरेज। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप स्टोरेज पैरामीटर में चेंज कर रहे हो और वहां पे आप परसिस्टेंट लिख रहे हो, अगर आपकी मशीन में स्लैश वार स्लैश लॉग डायरेक्टरी अगर क्रिएट नहीं है, जो आपको दिखा वार नहीं, रन लॉग वाली, जो टेम्परेरी वाली मैं बात कर रहा हूँ, स्लैश रन, रुक सॉरी 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 सॉरी, हाँ, स्लैश वार स्लैश लॉग स्लैश जर्नल, अगर ये वाली डायरेक्टरी आपकी मशीन में क्रिएट नहीं हो रखी, मतलब जनरल वाली लॉग के अंदर, वार लॉग के अंदर, तो क्या होगा, अगर आपने स्टोरेज पैरामीटर के बाद परसिस्टेंट को यूज किया हुआ है, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा और आपके लॉग को परसिस्टेंटली स्टोरेज कर देगा। वोलेटाइल तो मतलब क्या है, वोलेटाइल ही में ही है अभी ये। अगर ऑटो मोड में है, तो ऑटो मोड में डाला तो इसका मतलब क्या होगा, अगर वो डायरेक्टरी पहले से क्रिएटेड है, कौन सी, स्लैश वार स्लैश लॉग स्लैश जनरल वाली, ठीक है, जो फाइल अगर वो पहले से ही है तो क्या होगा, परसिस्टेंट की तरह काम करेगा, अगर नहीं है तो क्रिएट करने की बजाय ये वोलेटाइल मैनर में काम करेगा। अब इसका बेनिफिट हमें क्या होता है, देखो इसका बेनिफिट यह है कि हमारे पास एक हिस्टोरिक डाटा अवेलेबल रहता है मशीन के बूट होते ही, ठीक है, परसिस्टेंट रखने का मतलब हमारा यह है। लेकिन यहाँ पर यह डाटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता। इसमें भी क्या है कि अगर परसिस्टेंट मैनर आप यूज कर रहे हो, तब भी ये डाटा हमेशा के लिए यहाँ पर स्टोर नहीं रहता। कैसे कि जनरल के अंदर एक लॉग रोटेशन मैकेनिज्म काम करता है, जो मंथली ट्रिगर किया जाता है। इसके अंदर भी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक लॉग रोटेशन मैकेनिज्म काम करता है, जो मंथली ट्रिगर किया जाता है। समझ में, मतलब मंथली क्या कर देगा, वो उसको रेज कर देगा, जो लॉग रोटेट वाला कल मैंने एक छोटा सा हिंट दिया था, आपको बताया था, वो मैकेनिज्म इसमें बाय डिफॉल्ट काम करता है। और एक और चीज है इसमें, बाय डिफॉल्ट जो जर्नल्स हैं आर नॉट अलाउड टू गेट लार्जर देन 10% ऑफ द फाइल सिस्टम। मतलब क्या है कि जो जर्नल्स हैं, जो लोग वो स्टोरेज कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर, वो आपके फाइल सिस्टम के 10% से ज़्यादा की मेमोरी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये इसकी कंडीशंस हैं, ये बाय डिफॉल्ट इसमें है, और यू कांट चेंज इट। और या अगर आपके हार्ड डिस्क या फाइल सिस्टम का साइज 15% बचा हुआ है, तब भी ये क्या करेगा, उसके अंदर लोग स्टोरेज नहीं करेगा। मतलब क्या है कि उसके अंदर लोग स्टोरेज बंद कर देगा, क्योंकि कंडीशन ये है, तो अगर फाइल सिस्टम का साइज ज़्यादा है तो 10% ही फाइल सिस्टम का साइज ये यूज करेगा। अदरवाइज अगर फाइल सिस्टम 15% ही बचा हुआ है उसका साइज, तब भी ये क्या करेगा, उसमें लोग स्टोरेज नहीं करेगा। ये बाय डिफॉल्ट इसकी कंडीशन डिफाइंड है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो आपकी मशीन्स में जो लोग स्टोरेज हो रहे हैं, हार्डली मुश्किल 2 MB 3 MB में मिलेंगे अभी भी, हार्डली आप उसका साइज देखोगे तो। अब मैं आपको, ये आपको पता है, अगर ये कैसे आपको चेंज करना है, तो हम आपको करके दिखाता हूँ। विम स्लैश एटीसी के अंदर कौन सी होता है आपका, सिस्टम डी, सिस्टम डी, सिस्टम डी के अंदर होता है आपका जनरल डी, जनरल डी डॉट कॉन्फिग। अब हिट एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे स्टोरेज ये रहा, देखो अभी यहाँ पर ये क्या ऑटो पे है,
ऑटो पे मतलब समझ जाओ, अगर वो क्रिएटेड है तो परसिस्टेंट हो जाएगा, अदरवाइज नॉन परसिस्टेंट। और ऊपर से ऑटो पे भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कमेंट आउट, कमेंट कर रखा है, मतलब क्या है कि ये बाय डिफॉल्ट नॉन वोलेटाइल ही है, क्योंकि कमेंट आउट कर दूंगा इसका मतलब ये ऑटो है, यही वो जो पैरामीटर है आपकी उस मशीन में शो हो रहा है, इसी को आपको क्या करना है, परसिस्टेंट या वोलेटाइल, या आपको क्या करना है, इस पे ऑटो लिखना है। वोलेटाइल की स्पेलिंग है VOLATILE वोलेटाइल। परसिस्टेंट की स्पेलिंग है PERSISTENT परसिस्टेंट, जो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। बस। तो ये था आपका जनरल सीटीएल जो कमांड थी, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो। आई होप कि जनरल सीटीएल भी आपको मतलब कि काफ़ी अच्छा से समझ में आ गया होगा, किसी क्योंकि हमारा थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था बीच में, क्या कि जिस हिसाब से मैंने अच्छे से स्टार्ट किया था, जिस हिसाब से मैंने बताना स्टार्ट किया था, अगर बीच में ऐसे डिस्टर्बेंस हो जाता ना भाई, कोई भी क्या है ना अच्छा खासा कंसेप्ट को पकड़ के चलता है और उसको बीच में ऐसे फिर हिचकिचाहट के साथ करना पड़ता है, क्योंकि वो एक फ्लो बनने के बाद टूट जाता तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता कोई भी। तो मुझे बताइए यहाँ पर सबको समझ में आया नहीं आया, बताओ। बताइए। ओके। तो अभी हम बात करते हैं जो हमारा एससी मैनेज वाला एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ था उसके बारे में। एससी मैनेज वाला जो पार्ट था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो क्या था कि आपको पोर्ट कैसे डिफाइन करना है, ठीक है, किसी भी पोर्ट को कैसे अलाउ करना है एससी मैनेज के अंदर। तो देखो, अगर आप पहले आपको बताता हूँ मैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमने सी एच कॉन कमांड का यूज करके चेंजेस किए हुए हैं, तो और मशीन में डॉट ऑटो रीलेबल नाम की तो कोई भी फाइल नहीं है। ध्यान रखना कि मैंने क्या बताया था, सी एच कॉन कमांड का यूज करके जो आप एस में अंदर चेंजेस करते हैं तो टेम्परेरी होते हैं, मशीन रिबूट करेगी तो वो चेंजेस उस पर अप्लाई नहीं होते। अगर यहाँ पर ध्यान रखो, अगर सी एच कॉन कमांड का यूज करके आपने चेंजेस किए हुए हैं आपकी मशीन में, और सिस्टम में या आपकी मशीन में डॉट ऑटो रीलेबल वाले नाम की कोई भी फाइल नहीं है, तो मशीन जब रिबूट होगी तो वो क्या करेगी, सी एच कोन वाले की जो सेटिंग को इरेज नहीं कर पाएगी। तो ये जो सी एच कोन के कमांड का यूज करके आपने जो भी चेंजेस किए थे वो अप्लाई हो जाएंगे, अगर डॉट ऑटो रीलेबल वाली आप फाइल अगर क्रिएट की नहीं हुई है तो आपकी मशीन में। ये एक पॉइंट था आपका ध्यान रखने के लिए। अगर कोई इसका प्रैक्टिकल करके देखना चाहे तो कर सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको ये देखना है कि पोर्ट्स की डिटेल को लिस्ट देखना चाहता है कि कौन कौन से पोर्ट्स आपकी ऐसे लिनक्स में डिफाइंड है, तो वो मैं दिखाऊंगा। SCMANAG मैनेज पोर्ट, उसके बाद -L मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ पोर्ट्स, किस कौन सी सर्विस के लिए, कौन से टाइप के लिए कौन सा पोर्ट क्या है इसमें अलाउ किया हुआ है एस लिनक्स के अंदर, वो आपको लिस्ट आउट यहाँ पे हो जाएगा, आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसके अंदर आपको SSH का दिखाता हूँ पोर्ट, कौन सा हमने इसमें सेट किया होता है, ग्रैप करता हूँ, ग्रैप SSH, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर इसके लिए हमने पोर्ट TCP पोर्ट 22 डिफाइन कर रखा है, इसलिए क्या करता है 22 पोर्ट TCP पोर्ट 22 की तरह हमारा ट्रैफिक आउट होता है। अगर ये पोर्ट आपको चेंज करना है तो कैसे कर सकते हो, SCMANAG मैनेज, SCMANAG मैनेज, उसके बाद आप क्या करोगे, पोर्ट, उसके बाद क्या करोगे चेंज करने के लिए -A, उसके बाद आपको यूज करोगे -T, उसके बाद क्या करो टाइप, कौन सा टाइप रहेगा जो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको अगर इसमें पोर्ट ऐड करना है तो जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि एसएलएस में सारा खेल क्या है, एसएलएस कॉन्टेक्स्ट का खेल है, तो उस फाइल्स का एसएसएस वाली जो फाइल्स है उसका जो एसएलएस कॉन्टेक्स्ट होगा जो टाइप वाला है, वही उसी के बेस पर आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा। उसका टाइप ये है SSH पोर्ट -T, तो मैं क्या करूँ SSH पोर्ट, अब पोर्ट _T। अब मैं इसके लिए कौन सा पोर्ट डिफाइन करना चाहता हूँ, अब मैं इसके लिए कौन सा -P करना चाहता हूँ, पोर्ट मतलब प्रोटोकॉल कौन सा रहेगा, सॉरी पोर्ट नहीं प्रोटोकॉल, पोर्ट या वो बोल सकते हैं TCP, उसके बाद पोर्ट का नाम लिख दें कौन कौन सा, 4449 में इसके लिए एक और ऐड करना चाहता हूँ, और हिट एंटर कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा आपके मशीन में वो उस पोर्ट को ऐड कर देगा। उसके बाद आपको दिखाऊँ मैं, अगर ये रहा ग्रैब करके, अब एस के दो पोर्ट आपको दिखाई देंगे, एक 4449, एक 22। इसने क्या करते हैं एस के अंदर इस पोर्ट को परमिशन दे दी। अब क्या है कि
जो MAC वाला है, जो कंट्रोल मैकेनिज्म सिक्योरिटी मॉडल वाला था, वो अभी इसको क्या है अलाउड कर देगा DSC के बाद। अब इसको डिलीट करना तो आप कैसे करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, -A की जगह आपको क्या करना है, डी करना है। -A की जगह आपको क्या करना है, डी कर देना सिंपली, और ये क्या कर देगा, इसको रिमूव कर देगा। और मैं आपको ग्रैब करके दिखाता हूँ, ये इस तरीके से आप क्या करते हैं, पोर्ट को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं एक बार CD करता हूँ, /etc करता हूँ, /sc लिनक्स करता हूँ, sc लिनक्स करता हूँ, और उसके बाद मैं टारगेट करता हूँ, और टारगेट के अंदर मैं कॉन्टेक्स्ट करता हूँ, और इट एंटर करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर -L करके दिखाऊँ, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट की पॉलिसी देखने को मिलती है। जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसकी पॉलिसी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कस्टमाइजेबल टाइप्स है, डीबस कॉन्टेक्स्ट है, फाइल्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपको कॉन्टेक्स्ट की पॉलिसी आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं क्या करता हूँ, CD करता हूँ, जो फाइल्स वाली है इसके अंदर जाता हूँ, अगर मैं -L करता हूँ इधर, तो यहाँ पर क्या करता, आपको जो फाइल्स हैं, फाइल्स की यहाँ पर क्या पॉलिसी यहाँ पर फाइल्स की पॉलिसी देखने को मिलती है। बेसिकली यहाँ पर क्या करना, क्या मिलता है आपको, फाइल्स की पॉलिसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर मैं क्या करता हूँ, फिर से CD बैक जाता हूँ, अब मैं यूजर्स आपको दिख रहा है, CD और यूजर्स, यूजर्स के अंदर जाता हूँ, और ls करता हूँ और -L करता हूँ, तो यहाँ पर आपको जितने जो यूजर्स हैं, ऐसी लिनक्स के जो यूजर्स हैं, उसके वो देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको। ठीक है, कौन कौन से, गेस्ट -u, रूट है, स्टाफ -u, sys एडमिन, अनकन्फाइंड यूजर एक्स गेस्ट। ठीक है, अगर मैं आपको कैट करके दिखाता हूँ, कैट, उसके बाद मैं स्टाफ STA स्टाफ_u करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखें, यहाँ पर आपको उसके कहाँ उसको एक्सेस है, कहाँ नहीं है, उसकी पॉलिसीज हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस पर्टिकुलर जो एसएनएस यूजर्स है, इसकी अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं, वो भी आप देख सकते हो। ये कुछ मैं आपको बताना चाहता था, ये आपको पता चल गया होगा। और वो आपको ऑटो रिलेबल वाली फाइल का आपको पता है, वो कहाँ पर क्या करते हैं हम, ऑटो रिलेबल वाली फाइल को हम क्या करते हैं, कहाँ पर जनरेट करते हैं, TOUCH टच, और उसके बाद क्या करते हैं हम, रूट के ऊपर करते हैं डॉट ऑटो रिलेबल, AUTORELABER, ऑटो रिलेबल करते हैं, और हिट एंटर कर देते हैं। अब ये फाइल क्रिएट हो जाती है। जब आप सिस्टम रिबूट करोगे या ऑन ऑफ करके दोबारा ऑन करोगे, तो क्या होगा, ये एसएनएस कॉन्टैक्ट को बाय डिफॉल्ट सेट कर देगा, जो भी पॉलिसी फाइल्स के अंदर डिफाइंड है। अगर हमने chcown कमांड यूज़ किया है, को भी अगर टेम्परेरी चेंजेस किया हुआ है अभी के लिए, तो क्या हो जाए, सब कुछ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये था आपका, जो मैं आपको बताना चाहता था कि आप अपनी मशीन में एसएलएस की पॉलिसी के अंदर कैसे पोर्ट को डिफाइन कर सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सबको आया है या नहीं आया, क्योंकि ये पोर्ट पोर्शन छोटा था, क्योंकि उस दिन काफ़ी लेट। भाई गौरव, मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया है, उसको मैं बता दूंगा, बट अभी जो आप फोकस करना, उस पर तो फोकस करने रहे हो यार। आप अलग कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, तो हम आपके कॉन्सेप्ट पे आए पहले। नहीं, आप क्या कि आपको कंटिन्यू एक ही चीज़ लगा रखी है आपने, कि सर मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए। पहले आप कंसेप्ट तो क्लियर कीजिए ना, मैंने बोला मैं बता दूंगा, मुझे याद है यार। SSH पोर्ट फॉरवर्डिंग होती है यार वो। ठीक है, उसका अलग कंसेप्ट है, मैं आपको बता दूंगा। जो कंसेप्ट मतलब आपको एक ही चीज़ ध्यान करनी, दूसरे नेटवर्क से यूज करना है, दूसरे नेटवर्क से यूज करना है। अगर वो आप बताने के बाद तब सक्सेसफुल नहीं हो, तो क्या करोगे, कैसे ट्रबल शूट करोगे। मैं तो बता दूंगा, ट्रबल शूट बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि कौन सी फायरवॉल उसको एक्सेस करने देगी। ऊपर से क्या है कि जो भी आप नेटवर्क यूज कर रहे होगे, आपकी मशीन का जो राउटर्स है, जो ISP है, उसने पोर्ट फॉरवर्डिंग अलाउड नहीं की होगी, तो आप कैसे करोगे। वो आपको फिर परमिशन लेनी पड़ेगी ISP से, अपने ISP से बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ मुझे पोर्ट फॉरवर्डिंग अलाउड कीजिए। कई बार क्या ISP पे डिपेंड करता है, ISP बोलेगा कि जो आपको राउटर दिया होगा उसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए उसने ऑप्शन दिया नहीं होगा। उसने क्योंकि नॉर्मल यूजर समझा है, और ऐसा कुछ हाई फाई आप होगे नहीं, तो उसने पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए आपके ISP ने आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग की परमिशन दी नहीं होगी, तो आप चाह के भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, पोर्ट फॉरवर्ड कर ही नहीं पाओगे, जिस कॉन्सेप्ट का आप बात कर रहे हो। क्योंकि जब मेरे बार एक मेरे साथ एक केस हुआ था, तो मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग काफ़ी टाइम कर रहा था, बट समटाइम मुझे बाद में पता चला कि मैंने किससे पूछा, यार मुझसे तो नहीं हो रही है। तो मेरे को किसी ने बताया कि आपका ISP पे डिपेंड करता है। ISP ने अगर पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए आपको परमिट लगा दिया होगा, जब आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया होगा, जो आपका टेक्निकल बंदा आता है उससे पूछिए कि आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए परमिशन है या नहीं है। अगर वो बोलता है कि आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग इनेबल है, आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो आप अपनी मशीन पे, तो आप कर सकते हो ISP के थ्रू। अगर ISP ने आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग ब्लॉक कर दिया, तो आप
कितनी कॉन्फ़िगरेशन कर लो आप पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं कर पाओगे। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसका आप इंटरनेट यूज करते हो, ठीक है। एक ये भी कंडीशन रहती है, तो आप वो पता कर लीजिए। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, बात करते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है तो प्रैक्टिकल नहीं है। अब मशीन को ऑफ कर देता हूँ, अभी इसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली नहीं है। अभी इसको मैं क्या कर देता हूँ, पावर ऑफ अभी के लिए, और हम थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं अभी कंटेनर मैनेजमेंट का, ठीक है। अब फिर से हम क्या है, एक बार बैक टू वेरी बेसिक जाएंगे। इतना बेसिक जाएंगे फिर से हम, मतलब कि एक चीज़ मैंने पहले बता रखी है आप लोगों को, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, बैक टू बेसिक जाके इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मेरी आदत ये है कि पहले किसी कंसेप्ट को समझाना तो बैक टू बेसिक जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब कंटेनर मैनेजमेंट है, कंटेनर क्या होता है, कंटेनराइजेशन क्या होता है, और आप लोगों ने सुना होगा कि डोकर, डोकर के बारे में सबने सुना होगा कि डोकर। एक्चुअल में हम रेड हैट में डोकर यूज नहीं करते हैं। रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 8 से पहले डोकर यूज किया जाता था, लेकिन रेड हैट वालों ने क्या किया, डोकर का पूरा कंसेप्ट सेम है, इंजन भी वही है, सब कुछ वही है। इन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल डिटो कॉपी निकाल दिया अपने इन्वायरमेंट के लिए, अपने उसको बनाने के लिए। मतलब कि मेरा रेड हैट तो अपना इनका ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्योंकि ये एक वेंडर है, तो वेंडर स्पेसिफिकली ने क्या कर दिया, डोकर का ही पूरा कंसेप्ट लिया हुआ है इन्होंने। डोकर की जगह क्या यूज निकाल रखा है, पोडमैन, ठीक है। सारी कमांड, सारा कंसेप्ट, सारा लॉजिक, सारा बेसिक, सब कुछ क्या करता है, डोकर का फॉलो होता है। पूरा उसका जो भी बेसिक है, कैसे क्या होता है, डोकर हब होता है या कंटेनर होता है, कैसे काम करता है, क्या आर्किटेक्चर होती है, पूरा टोटली डोकर है। बट क्या कर रहे हैं इन्होंने, अपना बस कमांड अलग कर दी है, ठीक है। पहले डोकर यूज किया था, अब इन्होंने कि उसको उसको क्या बना दिया है, पोडमैन बना दिया है बस, ठीक है। थोड़े बहुत पैकेज और टूल्स अलग हो गए होंगे, बाकी सारी चीज़ें वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो रेड हैट वालों को आपको ही पढ़ना, क्योंकि रेड हैट वाला ही पढ़ना पड़ेगा, डोकर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो डोकर मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। तो अब बात करने वाले हैं, मैं एक एग्जांपल के साथ बढ़ते हैं हम कंटेनर मैनेजमेंट के लिए। अब वो एग्जांपल क्या रहेगा, जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, आपको आई होप की स्क्रीन सबको दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है ना, क्लियर है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये रहा आपके एक साइज बड़ा, ये रहा, एक डेवलपमेंट टीम होती है, ठीक है, हमारे पास एक होती है DEVELOPMENT, एक डेवलपमेंट टीम होती है। दूसरा होता है हमारे पास, एक होता है ऑपरेशन टीम, OPERATIONS, ऑपरेशंस, ठीक है। ऑपरेशंस टीम होती है। मैं आपको लिखूँ तो, पीछे आ दो भाई, टीम, और अगर मैं, ठीक है, ठीक है, एक डेवलपमेंट टीम होती है, एक ऑपरेशन टीम होती है। देखो डेवलपमेंट टीम का काम क्या है, डेवलपमेंट टीम का काम है डेवलपमेंट करना, सॉफ्टवेयर को बनाना, सॉफ्टवेयर का डिजाइन करना, और सब कुछ करना, ये है डेवलपमेंट टीम का काम, ठीक है। ऑपरेशन टीम का काम क्या है, फाइनली उस एप्लीकेशन को सर्वर पर डिप्लॉय करना, और उस एप्लीकेशन को चलाकर देखना कि वो एप्लीकेशन सक्सेसफुल है या नहीं है, सब कुछ टेस्ट पास कर रही है नहीं है, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो क्या होता है, ऑपरेशन टीम के पास आता है, ठीक है। और ऑपरेशन टीम क्या करती है, उसको सर्वर पर डिप्लॉय कर देती है, उसको चेक करके, ठीक है। अब इनके बीच में एक चीज़ और आती है, इनके बीच में क्या आती है, एक और चीज़ आती है, क्योंकि हम स्टाइल से सीखेंगे तो नो इशू। तो एक चीज़ होती है इनके बीच में, इज माई वन थिंग, इनके बीच में एक चीज आती है, यहाँ पर अगर हम आते हैं नीचे, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिंग टीम, TESTING। एक टेस्टिंग टीम आती है, वो यहाँ पर आती है, ठीक है। टेस्टिंग टीम कहाँ पर आती है, यहाँ पर आती है। तो डेवलपमेंट टीम क्या करती है, डेवलप करती है सॉफ्टवेयर्स को और एप्लीकेशन को डिजाइन करती है, और वो टेस्टिंग टीम को देती है। टेस्टिंग टीम क्या करती है, उसके ऊपर टेस्ट करती है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, कुछ भी है, वो उसमें करती है, वो सेटिस्फाई है, अगर वो एप्लीकेशन रन हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है टेस्ट करने के बाद, उसके बाद ऑपरेशन टीम को दे दिया जाता है, और ऑपरेशन टीम उसको डिप्लॉय कर देती है सर्वर पे। अब एग्जांपल लेते हैं हम, डेवलपमेंट टीम ने एक एप्लीकेशन बनाकर टेस्टिंग टीम को दे दी, और टेस्टिंग टीम यह बोल रही है कि यह एप्लीकेशन नहीं चल रही। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही, अब सवाल ये है, यहाँ पर
यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो ये है, मतलब हाँ, यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है कि डेवलपमेंट टीम ने कोड को गलत बनाया है या डेवलपमेंट टीम इस कोड को डिजाइन नहीं कर पाई। यहाँ पर ये सवाल नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, ये हो सकती है कि हमने एप्लीकेशन चलाने के लिए जिन डिपेंडेंसी का यूज़ किया था, जो डिपेंडेंसीज डेवलपमेंट टीम ने यूज़ की थी, ठीक है, हो सकता है वो डिपेंडेंसी टेस्टिंग टीम फुलफिल नहीं कर पाई हो। तो डेवलपमेंट टीम तो पहला तो सॉफ्टवेयर बना नहीं रही होगी, थाउजेंड लाखों सॉफ्टवेयर बना चुकी होगी डेवलपमेंट टीम ना, तो उसके पास तो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर हैं, उस हिसाब से यूटिलिटी है उसकी मशीन में, तो अब सारे सॉफ्टवेयर उसकी मशीन पर सही से चल रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग टीम के पास गया और वो सॉफ्टवेयर एरर कर गया और चला ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे एक तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि डिपेंडेंसीज फुलफिल नहीं हुई। लेकिन डेवलपमेंट टीम के अब जो डेवलपमेंट टीम थी के पास तो सही से चल रहे थे, क्योंकि उसके पास सारी डिपेंडेंसी वाली फाइल है। अगर अब अगर डेवलपमेंट टीम ने बता दिया कि टेस्टिंग टीम को कि इसको चलाने के लिए इन टूल्स का और पैकेजेस की रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, तो टेस्टिंग टीम ने अगर इन टूल्स और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी कर लिया और फिर भी वो एप्लीकेशन नहीं चल रही टेस्टिंग टीम के पास, तो अब क्या हो सकता है? कोई गैस कर सकती अब क्या हो सकता है? देखो, डेवलपमेंट टीम ने बता दिया कि भैया ये टूल्स, ये सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, एप्लीकेशन चलाने के लिए आपको इन टूल्स की और इन सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप ये डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये पैकेजेस हैं या ये डिपेंडेंसीज हो सकती है, उसने बता दिया। फिर टेस्टिंग टीम ने वो उसकी बात को फॉलो किया है। जब उसने ऐप हैंड ओवर की तो वो सारी चीज़ें उसने अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में बता दिया, और टेस्टिंग टीम ने वो सारी इंस्टॉल कर लिया, फिर भी वो एप्लीकेशन नहीं चली, क्योंकि जो प्रॉब्लम पहले ऐसी ही होती थी उस प्रॉब्लम को रिजोल्व किया गया। हम उस प्रॉब्लम से लेके आज के प्रेजेंट सिनेरियो तक आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि अब क्यों नहीं चल रही होगी? कोई गैस कर सकता है? एनीवन? चैट में बताइए। या अमृतांशु, वेरी गुड, बहुत अच्छी सी। अब हो सकता है कि देखो, डिपेंडेंसीज और सारी चीज़ें उसने प्रोवाइड कर दी, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि जब डेवलपमेंट टीम ने उसको सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, क्या पता लेटेस्ट वाला वर्जन यूज कर दिया है या ओल्ड वर्जन पे डेवलप किया है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्जन इनकम्पेटेबिलिटी होने के कारण भी ये हो सकता है कि एप्लीकेशन रन ना करे, ठीक है। वर्जन इनकम्पेटेबिलिटी मतलब क्या है कि उसके पास कुछ वर्जन है, इसके पास कुछ वर्जन है। अब इस केस में डेवलपमेंट टीम क्या क्या कर सकती है? डेवलपमेंट टीम क्या कर सकती है इस केस में? एक तो काम ये कर सकती है डेवलपमेंट टीम, आपको बता दो। पहला काम ये कर सकती है कि वो क्या करे, डेवलपमेंट टीम, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट टीम क्या करे? एक तो काम ये कर सकती है कि वो शेयर करे, वो शेयर करे एक तो एप्लीकेशन, एक तो एप्लीकेशन प्लस में क्या शेयर करे, ऑल डिपेंडेंसीज, ऑल, जो मैं आपको बता चुका हूँ, DEPEN ऑल डिपेंडेंसीज, ठीक है। ऑल डिपेंडेंसीज होगी, ठीक है, विद सपोर्टेड वर्जन, SUPPORTED, सपोर्टेड वर्जन, VERSION, मतलब कौन सा वर्जन सपोर्ट करेगा पूरी डिपेंडेंसी के साथ। एक तो डेवलपमेंट टीम क्या करे, ये काम करे। अब प्रॉब्लम इज डेट कि यहाँ पर, कि एक मिनट में इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, सो डेट कि एक लाइन में अच्छा लगेगा, ये दिख जाएगा। सबको दिख रहा है? कोई इशू नहीं है ना ये तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो ओएस स्पेसिफिक होंगे, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर ओएस के अंदर ही रन हो रहे होंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के कुछ DLL फाइल होगी, डॉट नेट फ्रेमवर्क होगा। अब ऐसा थोड़ा ना कि कोई भी आएगा डॉट नेट फ्रेमवर्क में बोला कि ये मेरी एप्लीकेशन है, डॉट नेट फ्रेमवर्क का ये है, मैं DLL फाइल है, मैं अपनी फाइल दे रहा हूँ आप उसके अंदर। ये तो यार ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको अलाउ ही नहीं करेगा ना करने से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों अपनी चेंजेस करने देगा? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से स्पेसिफिक हो गया, वेंडर स्पेसिफिक हो गया। तो कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स होगी, वो अपडेट नहीं होते हैं, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही अपडेट होंगे, वर्जन के साथ ही, उसके वर्जन के साथ ही बैक जाएंगे, उसी वर्जन के साथ अपडेट होंगे। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। फिर से क्या है, वर्जन इनकम्पेटेबिलिटी की प्रॉब्लम हुई। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन डेवलपमेंट टीम के पास क्या है, DEVELOPMENT, दूसरा ऑप्शन डेवलपमेंट टीम के पास क्या है कि वो क्या करे, वो शेयर करे एक तो ऐप, ठीक है, प्लस में जिस ओएस पे उसने बनाया है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसने बनाया है, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस में सॉफ्टवेयर, SOF,
अब वो सारे सॉफ्टवेयर। अब तो इस केस में हमारी एप्लीकेशन अच्छी तरह से रन भी होगी और यह टेस्टिंग टीम की प्रॉब्लम को सोल्व भी कर जाएगी। क्या आपको लगता है कि रियल टाइम में हम अपना ओएस किससे शेयर कर सकते हैं? क्या ऐसा लगता है कि हम रियल टाइम में जो आपकी मशीन पे ओएस चल रहा है, जिस पे आपने ऑपरेटिंग इस पे बनाया है, जैसे कि हम जिससे हम बात कर रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि मैं अपना ओएस आपको शेयर कर दूंगा? किसी को लगता है? एक्चुअल में ओएस शेयर करने का भी ऐसा कोई तरीका भी नहीं है। एक्चुअल में अभी तक जैसे कि हम टेक्नोलॉजी को छोड़े और अभी जिस कंडीशन में एक पुराने टाइम में जाए, तो ओएस शेयर करने का कोई तरीका भी नहीं था। और एक्चुअल में मैं अपना ओएस शेयर क्यों करूंगा रियल टाइम में? क्योंकि ये तो सिक्योरिटी इशू है। क्योंकि मैं अपना ओएस क्यों शेयर करूंगा? समझे ना? समझ में आ रहा है यहाँ तक मैं क्या बताना चाहता हूँ? क्या आप लोगों से बात कर रहा हूँ? बताइए यहाँ पर। अमृतांशु, गौरव, खुशप्रीत, सभी। ओके। तो अब यहाँ तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। इस प्रॉब्लम को किसने सोल्व किया? ये प्रॉब्लम सोल्व की क्योंकि ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमारे पास आई वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो वो कैसे है? और वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आज पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता है। सबसे पहले हार्डवेयर होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? हार्डवेयर होता है। तो भी ठीक है, हार्डवेयर के ऊपर क्या होता है? ठीक है, हार्डवेयर के ऊपर हम याद रखते हैं। हाँ, अब हमारी मशीन तो हम क्या रखते हैं? ओएस रखेंगे। हार्डवेयर के ऊपर हम क्या रखेंगे? ओएस। ये ओएस हो गया। ठीक है, ओएस के ऊपर हम हाइपरवाइजर रखेंगे और हम क्या कर लेंगे? अब जैसे ये रहा, ये मैंने क्या रखा अपना? हार्डवेयर। ठीक है, उसके ऊपर मैंने क्या रखा? मेरा ओएस। ओ ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई भी हाइपरवाइजर लिया टाइप 2। ठीक है, ठीक है, हाइपरवाइजर, HYPERVISOR, हाइपरवाइजर। ठीक है, ये मेरा कोई भी हाइपरवाइजर, जैसे मैं जिसको मैं बोल सकता हूँ वीएम वेयर। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो मेरा हार्डवेयर है, जो इस हार्डवेयर की क्या है, मैं आपको बताता स्पेसिफिकेशन क्या है। 16 GB इसकी क्या है? रैम है। 16 GB इसकी रैम है। और इसका 1 TB क्या है? SSD है इसके अंदर जो लगी हुई है। और ये 8 कोर का क्या है इसके पास? CPU है। 8 कोर CPU है इसके पास। CPU 8 कोर इसके पास CPU है। अगर मैं बात करूँ तो 1 मिनट, इसको क्या करते हैं हम नीचे की तरफ कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। 8 कोर CPU इसका स्पेसिफिकेशन है। तो भाई ठीक है, ये 8 कोर स्पेसिफिकेशन है। अब देखो क्या आता है कि हाइपरवाइजर इन सब चीज़ों को वर्चुअलाइज कर देता है। ठीक है, हाइपरवाइजर क्या काम करता है? एक प्रकार से वर्चुअलाइज करने का काम करता है। यह हार्डवेयर के साथ इस तरह का कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है। जब हम वर्चुअल मशीन यूज करेंगे तो यह रिसोर्सेज यही हार्डवेयर से यूज करेगा और आपको लगेगा भी नहीं कि वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हो या रियल एनवायरनमेंट। आपको लगता भी नहीं। जब आप क्या कर सकते हो कि वर्चुअल मशीन यूज करते हो, तो आपको ऐसा कभी फील होता है कि आप कि नहीं मैं तो वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पूरा रियल एनवायरनमेंट मिलता है। तो हाइपरवाइजर क्या करता है? एक मीडियम का काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है हार्डवेयर पार्ट से और आपके वर्चुअल मशीन के बीच में। ठीक है, क्या करता है? कितनी रैम उसको असाइन है। ठीक है, और हार्ड इनके हाइपरवाइजर के ऊपर हम क्या करते हैं? हाइपरवाइजर के ऊपर क्या कर देते हैं? आपकी वर्चुअल मशीन डेवलप डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक ये वर्चुअल मशीन होगी हमारी, एक वीएम ये होगी। ठीक है, दूसरा वीएम अगर मैं करना चाहूँ इसका, ठीक है, कॉपी किया, कंट्रोल वी, ये वर्चुअल मशीन 2 होगी मेरी। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ? वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर देता हूँ। अब देखो कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो ये एक और मशीन आ गई मेरी। 3 मैंने इसके ऊपर वर्चुअल मशीन दे दी। ये था वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी, आप लोगों को पहले से ही पता है। देखा, हर एक वर्चुअल मशीन का अपना एक ओएस होता है और उसके ऊपर अ, ठीक है, उसके ऊपर क्या है? उसकी अपनी रैम्स, उसके रिसोर्सेज होते हैं। क्योंकि ओएस हो गया तो उसको रिसोर्सेज हो की जरूरत पड़ेगी ही। ठीक है, अब जैसे मैं इसको बोलता हूँ है VM1 दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया? इसकी मैंने इसको दी 4 GB रैम। 4 GB, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट थी मशीन की 4 GB। ये VM2 दी। ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट है 8 GB। 8 GB की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 8 4 12 होगी। अब क्या हुआ?
ठीक है। 8 4 12 होगी और 4 16, 8 4 12 4 16, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीएम मेरी 3 है और जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है मेरी 4 जीबी है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, ये सारे सारे रिसोर्सेज इसको अलॉट कर दिया और ये क्या करेगा, इसी के रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, इसी के हार्डवेयर को यूज़ करने वाला। लेकिन ये क्या है कि मीडियम का काम कर रहा है, हाइपरवाइजर। अब क्या कर रहा है, इसने क्या वो वाली प्रॉब्लम सोल्व कर दी ओएस को शेयरिंग वाली, जो सेकंड वाला पॉइंट था। क्योंकि मैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर करने के बाद हम क्या करता है, जो डेवलपमेंट टीम क्या करेगी, इसी के ऊपर अपना डेवलपमेंट काम करेगी अपने, ठीक है। और इसके ऊपर डिज़ाइन करने के बाद क्या करेगी, इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगी जिसके ऊपर उसने डेवलपमेंट का काम किया है। और वो क्या करेगी, इस पूरे ओएस को, जो ये पूरा ओएस है ना, ये वर्चुअल मशीन 1 है, चाहे विंडोज सर्वर 2018 है या 2019 है, जो भी है, या 2022 है, ठीक है। जो भी जिस मशीन पे सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, वो उसको क्या करेगी, इस पूरी की पूरी वर्चुअल मशीन को क्या करेगी, इमेज बना के, ठीक है, या कुछ निकाल के, ठीक है, इसको एक इमेज में कन्वर्ट करके वो क्या कर देगी, इसको टेस्टिंग टीम के साथ शेयर कर देगी। टेस्टिंग टीम क्या करेगी, इसको क्या करेगी, इस पूरी पूरी वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करेगी और रन करेगी और उस सॉफ्टवेयर को यूज करेगी, और टेस्टिंग टीम की भी प्रॉब्लम सोल्व होगी, और टेस्टिंग टीम इसको फेंक के इसके फर्दर किसका शेयर कर देगी, आपके ऑपरेशन टीम के पास, और उसको डिप्लॉय कर देगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो है, मतलब अब ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। मतलब जो हमारे साथ एक प्रॉब्लम आई थी कि मैं, जो ये वाली प्रॉब्लम थी कि मैं कैसे, क्योंकि जो एरर आ रही थी पहले ऐसी ही प्रॉब्लम थी, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आ गई। अब वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई थी। अब बोलोगे सर नहीं, इतना तो हमने पढ़ा था कि हाँ, कि आप वहाँ पीछे ले गए कि आप ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं सर, वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, कि हाइपरवाइजर होता है, या तो वो ओएस के ऊपर चलता है, या सीधा डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर चल सकता है, जिसको टाइप 1 हाइपरवाइजर बोल देते हैं। उसके बाद वर्चुअल मशीन होती है, ये है सर, ये तो बोला सर, आप बता चुके हो। अब फाइनल बात पे आओगी, हम कंटेनर क्यों पढ़ रहे हैं और हमें कंटेनराइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, जिनको हम बोलते हैं या तो डॉकर कंटेनर बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली आप ही रेडिटर में हम बोल सकते हैं पोडमैन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वर्चुअलाइजेशन का एक एडवांस वर्जन है जो कॉन्टराइजेशन है, कॉन्टेनराइजेशन, ठीक है। कॉन्टेनराइजेशन क्या है, हम बोल सकते हैं वर्चुअलाइजेशन का एक एडवांस वर्जन है, लाइट वेट वर्जन है। तो अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको इसकी प्रॉब्लम्स बता देता हूँ। इसकी मैं पहले आपको क्या करता हूँ, प्रॉब्लम्स बता देता हूँ। इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी वर्चुअलाइजेशन की, और कंटेनराइजेशन है वो, उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, उसकी प्रॉब्लम्स थी, इसलिए क्या है, कंटेनराइजेशन हमारा आया है, ठीक है। एक तो प्रॉब्लम पहले यहाँ पर क्या थी कि सबसे जो बिग प्रॉब्लम्स थी इसकी, एक बिग प्रॉब्लम्स, LEM प्रॉब्लम्स थी, इसमें जो है आपको भी पता है, ठीक है, बिग प्रॉब्लम्स क्या थी। ओहो, ऐसा ऐसा है क्या, ओके, नो इशू, ठीक है। पहली प्रॉब्लम थी जिसको हम बोलेंगे कि रिसोर्सेज का वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ RESOURCE है, रिसोर्सेज क्या है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैं आपको बोलूँ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा क्या था, रिसोर्सेज का वेस्टेज कैसे, अब देखो मैंने क्या कर दिया, अपनी वर्चुअलाइजेशन मशीन को ऑन कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको क्या कर दिया, 4 GB अलोकेट इस मशीन को कर ही दिया। मतलब क्या है, अब ये मशीन क्या कर रही है, भले ये काम कम कर रही है, सिर्फ ऑन हो रखी है, ठीक है, ये सिर्फ ऑन हो रखी है, और इनको क्या है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बाकी दो मशीन को। हो सकता है मुझे एक और तीसरी मशीन में 4 GB या 8 GB डालनी थी, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज, इसको 8 GB दे दिया, इसको 4 GB, 8 4 12 हो गया, मेरे पास ओनली 4 GB अवेलेबल है रिसोर्सेज में। अब ये क्या है, ये मशीन सिर्फ ऑन है, ठीक है। मतलब आपने विजुअल वर्क्स या VMware ऑन किया, या मैं सीधा एग्जांपल लेता हूँ कि जो रियल इंडस्ट्री में होता है ओएस नहीं होता, रियल इंडस्ट्री में ये ओएस नहीं होता, डायरेक्ट हाइपरवाइजर होता है हार्डवेयर के ऊपर, उसके बाद वर्चुअल मशीन होती है, और वर्चुअल मशीन पर क्या करते हैं, अब एक बार आपने रिसोर्सेज इसको लोड कर दिए तो उसके हो गए 4 GB, और 4 GB मतलब इससे माइनस कर दो, अब उसको किसी को आप लोड नहीं कर सकते, मतलब वो उस वर्चुअल मशीन के हो गए। अब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम हटा के बात कर रहा हूँ, आपके लैपटॉप हटा के सर्वर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर वर्चुअलाइजेशन यूज हो रहा होता है। उसके बाद क्या है, जो 8 GB सेकंड VM को दिए, उसके भी यूटिलाइज हो गए भैया, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। रिसोर्सेज तो वेस्टेज हो रहे हैं ना, क्योंकि वो मशीन यूज हो या ना हो, कुछ भी हो, तो रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, टोटल सारी रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि रिसोर्सेज का वेस्टेज होना। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि हर मशीन के ऊपर क्या होता है, ओएस इंस्टॉल करना पड़ता है,
ठीक है, हर मशीन के ऊपर आपको क्या करना पड़ रहा है, ओएस इंस्टॉल करना पड़ रहा है। अब अगर ये ओएस विंडो है या सर्वर है, विंडो सर्वर है या विंडो का ओएस है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि पायरेटेड आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपको मल्टीपल वर्चुअल मशीन यूज़ करनी है तो हर एक के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो दूसरा तीसरा इशू ये हो गया। चौथा क्या है कि रिसोर्सेज के बेस पर उन सब की लिमिट्स भी हैं। ठीक है, अब रिसोर्सेज के बेस पे लिमिट्स भी होगी ना। अब ये 8 ही GB यूज़ कर सकता है, ये 4 ही GB यूज़ कर सकता है, मतलब लिमिट्स होगी, उसको लिमिटेड हमने किया हुआ है। ठीक है, और लिमिटेशन के कारण क्या है कि अब क्या है कि अब सॉरी सॉरी जो मैं बोल रहा हूँ कि 4 GB 8 GB है तो इसका ठीक है, आपकी अपनी मर्जी से है। अब लिमिट रिसोर्सेज पे लिमिटेशन ये है कि टोटल मेरे पास 16 GB रैम है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या है कि ये 3 मशीन मैंने बढ़ा ली। अब भैया मैं 3 मशीन यूज़ कर नहीं रहा, मुझे चौथी इंपॉर्टेंट मशीन बनानी है। ठीक है, और वो ज़्यादा अभी प्रेजेंट में मुझे ज़्यादा जरूरत है, मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, मैं कैसे यूज़ करूँगा, समझे ना। तो प्रॉब्लम यहाँ है वर्चुअलाइजेशन के केस में। पहली प्रॉब्लम रिसोर्सेज का वेस्ट हो रहा था, दूसरी प्रॉब्लम हर एक के लिए हमें ओएस इंस्टॉल करना पड़ रहा है, तीसरी प्रॉब्लम क्या है, लाइसेंस की प्रॉब्लम आ रही थी, चौथी प्रॉब्लम क्या है, रिमोट रिसोर्सेज को लिमिट कर दिया गया। अब ये प्रॉब्लम्स थी ना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम कंटेनराइजेशन की हेल्प से सोल्व हो जाती है। ठीक है, इन प्रॉब्लम को देखते हुए आपके पास आया कंटेनराइजेशन। ठीक है, अब कंटेनराइजेशन में क्या होता है, कैसे आर्किटेक्चर में काम करता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको सबको कॉपी कर लेता, आ जाएंगे क्या, ये सब कॉपी होंगे नहीं, वैसे हो जाएंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, कंट्रोल V कर देता हूँ। ओहो वेरी गुड। ठीक है, चलो। ठीक है, ये आपका हार्डवेयर पार्ट है सेम, ये आपका है हार्डवेयर पार्ट। कंटेनराइजेशन में क्या होता है, कंटेनराइजेशन में या आपका हार्डवेयर पार्ट होगा या आपका ओएस में लेता है, एक बार ओएस की कॉपी कंटिन्यू, कंट्रोल V, ये आपका ओएस, क्योंकि ओएस इसके ऊपर आ गया ओएस। अब जो तीसरा आ जाएगा आपका, मैं कंट्रोल V करता हूँ। अब ये होगा आपका डॉकर इंजन, जिसको हम बोलते हैं डॉकर इंजन। ठीक है, अब यहाँ पर हाइपरवाइजर नहीं, यहाँ होगा आपका डॉकर इंजन, जिसको मैं बोलूँगा डॉकर इंजन, ENGIN, यहाँ पर होगा डॉकर इंजन या कंटेनर इंजन। ठीक है, अब ये डॉकर इंजन एक प्रकार से अगर मैं बोलूँ जस्ट लाइक हाइपरवाइजर इसको इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन ये एक हाइपरवाइजर नहीं है, एक हाइपरवाइजर की तरह ही काम करेगा, बट ये क्या हाइपरवाइजर नहीं है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, फर्दर डिप्लॉयमेंट करते हैं, कॉपी और ये रहा भी कर दिया। यहाँ पर वर्चुअल मशीन नहीं होती, उसको हम बोलते हैं कंटेनर। ये कंटेनराइजेशन है, ये होते हैं, हम इसको बोलते हैं कंटेनर। इसके ऊपर जो हम क्या करते हैं उसको बोलते हैं कंटेनर, CONNT कंटेनर। ठीक है, उसको हम बोलेंगे कंटेनर, इसके ऊपर जो भी है। अब इनका अपना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता कंटेनर का। ठीक है, ये जो कंटेनर्स होते हैं, जो ये मशीन है ना, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज करती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, इस मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज करती हैं। ध्यान से सुनो, कंटेनराइजेशन की टेक्नोलॉजी, अरे बताओ बताओ बताओ, नो 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 नो। ये क्या करते हैं इस मशीन, और ये जो आपका ये है ना डॉकर इंजन, ये डॉकर इंजन क्या करता है, एक मीडियम का काम करता है। अब किसके बीच में, जो कंटेनर है और ओएस के बीच में क्या करता है, मीडियम का काम करता है। और ये क्या करता है, इसको इसके उसमें क्या करता था, हाइपरवाइजर क्या मीडियम का काम करता था और हार्डवेयर से क्या कर रिसोर्सेज दे देता था। अब यहाँ पर क्या है, कंटेनर का खुद का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन और किसी उसको रन करने के लिए, या अगर कोई अपने आप में भी कोई एक ऐसा प्रोग्राम है जो सेल वाला है जो भी है, या रेड हैट इंटरप्राइज जिसकी भी कोई डॉकर इमेज है, तो उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए, ओएस भी चाहिए ना उसको, और उसके रिसोर्सेज भी चाहिए, रैम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये काम डॉकर इंजन क्या करता है, इस ओएस से क्या करता है, इसको मीडियम में काम करता है, और वो रिसोर्सेज आपको क्या है यहाँ से मिलते हैं, जैसे प्रोसेसेस को रिसोर्सेज मिलते हैं, ऐसे ही क्या है इसको रिसोर्सेज मिलते हैं। ये काम क्या करेगा, अगर इसको 4 GB चाहिए, अगर इस कंटेनर को, अगर इसकी रिक्वायरमेंट अगर 4 GB है, तो ये क्या करेगा, इसको 4 GB मिलेगी, और जैसे ये अपना काम खत्म कर देगा, ये 4 GB रिलीज कर देगा। मतलब ये पकड़ के नहीं बैठ रहा, आपके रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, छोड़ दे रहा है, यूज कर रहा है, छोड़ दे रहा है। इससे क्या हुआ, एक तो आपका रिसोर्सेज जो वेस्ट हो रहा था वो बंद हो गया। ठीक है, और उसके दूसरा क्या है, ये बहुत ही लाइट वेट है उसकी तरह।
और तीसरा क्या है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है और आपको लाइसेंस वाला झंझट हट ही गया है, क्योंकि एक बार लाइसेंस ले लिया उसके ऊपर आप कंटेनर डिप्लॉय कर रहे हो, कंटेनर डिप्लॉय करने के बाद क्या कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो, मतलब आपका झंझट ही खत्म हो गया। अब आप बोलोगे सर ये डिपेंडेंसी कैसे रिजोल्व करता है, तो सर ये डिपेंडेंसी रिजोल्व कैसे करता है, आपने बता दिया, बोला सर कि वो तो क्या था, वीएम मशीन थी, उसमें तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते उसमें डाल देते थे। तो आपको पता है डिपेंडेंसी रिजोल्व करने के लिए यूज इसका एक इसकी भी अपने एक रिपोजिटरी टाइप की होती है, सेंट्रलाइज रिपोजिटरी, ऑनलाइन रिपोजिटरी होती है, या इन्होंने क्या कर रखा है, ऑनलाइन पूरा एक मेंटेन किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं डॉकर हब, या इनको खुद का कंटेनर हब मेंटेन किया हुआ है। उस हब में क्या है, सारी डिपेंडेंसीज पड़ी हुई हैं। जिस भी एप्लीकेशंस का आप डॉकर इमेज यूज करोगे, जैसे ही वो मशीन आपकी उस पर इंस्टॉल होती है, पुल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे वो आपकी मशीन में पुल होगी, पुल होने के बाद क्या होगा, वो अपने कंटेनर एनवायरनमेंट पे क्या करेगी, रन करेगी, ठीक है। तो वो पुल होते ही क्या करते हैं, जो जो उसकी डिपेंडेंसी थी, उस सारी डिपेंडेंसी को क्या कर लेती है, वो रिजोल्व कर लेती है उससे, कंटेनर हब से, वहां से क्या कर लेती है, इंस्टॉल कर लेती है, और आपकी मशीन बहुत ही स्मूथली चल जाती है। तो ये एक उसका एडवांस वर्जन बोल सकते हैं वर्चुअलाइजेशन का। कि आई होप कि समझ में आ गया होगा कि अब हमें कंटेनर जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या चीज़ है और किसके साथ हम डील करने वाले हैं। कि आई होप यहाँ तक जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत पीछे स्टेप पे गया हूँ, लास्ट स्टेप पे जाके अब प्रेजेंट स्टेप पे आया हूँ। कि आई थिंक यू लाइक इट दिस वे, और मुझे लगता है अब आपको समझ में आ जाना चाहिए सब। है आप लोगों को समझ में? तो ये रहा, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आपके रेफरेंस के लिए ले लीजिए, सो डैट कि आपको अगर इस पे नोट्स बनाने तो आपको अच्छा हो जाएगा। मुझे लगा कि आप लोगों को इतना बियॉन्ड जाके समझाना चाहिए, सो डैट कि आपको दो एक कंसेप्ट हैं, क्योंकि आपको ये यहाँ पर डाउट आता था कि सर विजुअलाइजेशन भी तो एक है, तो डॉकर की क्यों जरूरत पड़ी, तो डेट्स वाई मैं क्या किया, टू स्टेप बिहाइंड गया पूरे टॉपिक के, और फिर से पूरे टॉपिक को स्क्रैच से उठाया, सो डैट कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम या डाउट्स रहते हैं वो आपके क्लियर हो जाए। और अब मैं आपके शायद जो कन्फ्यूजन होता बाद में अगर मैं डायरेक्ट पढ़ाने लग जाता, वो कन्फ्यूजन आपको कंटेनर से रिलेटेड अब परमानेंटली क्लियर हो गया हो, क्योंकि ये वो टॉपिक है, चाहे आप डॉकर पढ़ोगे, डेवऑप्स पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, डेवऑप्स का मतलब ही होता है डेवलपमेंट ऑपरेशन, ठीक है, डेवऑप्स का, ठीक है, ये डेव ओप्स, यही है वो, डेवलपमेंट और ऑपरेशन, ठीक है, डेवऑप्स इधर से बना हुआ है। तो अगर कुछ भी पढ़ते हैं, कोई पूछता भी है भाई क्या डिफरेंस है, तो अब आप क्या है कि बिना कंफ्यूज हुए उस चीज़ को आप बता पाओगे, हाँ ये है। अगर मैं डायरेक्ट आपको पढ़ा पाता, कि मुझे भी थोड़ा है कि ठीक है मैं करवा देता, बट अगर आपके इस तरह के अगर मन में डाउट हो जाता, कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता, तो दैट्स वाई मैं बियॉन्ड द स्टेप गया हूँ और आपका इस बेसिक को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो शायद खुशप्रीत हमारे जो नॉन टेक बंदे हैं, तो उनको भी शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया है ना खुशप्रीत? ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कंटेनर के ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम थ्योरेटिकल बात करते हैं, बस ये इमेज आपके सामने रखिए, अब मैं जो बोल रहा हूँ सुनते जाइए, ठीक है। देखो, कंटेनर एक कंसेप्ट को यूज करता है, ठीक है। कंटेनर क्या करता है, लिनक्स में एक कंसेप्ट को यूज करता है, या कहीं भी एक कंसेप्ट को यूज करता है जिसको हम बोलते हैं कर्नल शेयरिंग। कर्नल शेयरिंग के कंसेप्ट को क्या करता है, यूज करता है। और हमें पता है कि लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑलरेडी वर्चुअलाइजेशन का सपोर्ट होता है, ठीक है। क्योंकि हम लिनक्स पढ़े तो मैं लिनक्स की बात कर रहा हूँ, तो लिनक्स ये जो हमारा सिस्टम है उसमें ऑलरेडी वर्चुअलाइजेशन का क्या होता है, सपोर्ट होता है। और कर्नल के अंदर, तो कर्नल के अंदर उस कंसेप्ट या डिजाइन को यूज करता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो वर्चुअलाइजेशन का इसमें क्या है, सपोर्ट होने के कारण उसकी आर्किटेक्चर भी उस हिसाब से बनाई गई कर्नल की, और उसी चीज़ का ये बेनिफिट उठाता है, उसी चीज़ को ये यूज करता है। In order to understand how kernel sharing and containers works, first of all, we need to understand the two main components of Linux और Unix operating system. अब ये कर्नल शेयरिंग क्या होता है, या कंटेनर कैसे काम करता है, ये चीज़ें समझने के लिए भी हमें दो कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, और वो आप अच्छी तरह से भली भांति जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पहला कंपोनेंट आप कर्नल के बारे में जानते हो। कर्नल क्या होता है, कर्नल एक क्या है, इंटरफेस है, किसके बीच में, यूजर्स के बीच में और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है, उनको कम्युनिकेट कराने के बीच में एक इंटरफेस है, सिंपल भाषा में आप बहुत पहले से पता है, स्टार्टिंग से, ठीक है। और दूसरा क्या होता है,
दूसरा होता है सेकेंडरी की कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं रूट फाइल सिस्टम, which contains all the libraries, files and utilities necessary for the operating system to function। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स को या आपके कर्नल को फंक्शन करने के लिए जिन जिन फाइल्स की, लाइब्रेरीज की जरूरत होती है, यूटिलिटी, वो क्या होते हैं आपके रूट फाइल सिस्टम के अंदर होती है। ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। अब डोकर कैसे इनको यूज करता है, देखो पहली बात मैं बता देता हूँ, डोकर क्या करता है आपका रूट फाइल सिस्टम वाले को यूज नहीं करता, क्योंकि डोकर्स का अपना खुद का जो कंटेनर होता है उसका खुद का रूट फाइल सिस्टम्स होता है, ठीक है। वो सिर्फ ओनली कर्नल शेयरिंग के कंसेप्ट को यूज करता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक रेडी टू डिप्लॉय इमेज होती है एप्लीकेशंस की, जो कि कंटेनर इंजन का यूज करती हैं, और वो कंटेनर इंजन होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कर्नल शेयरिंग का कंसेप्ट यूज करते हुए एप्लीकेशन को रन करता है। सिंपली इसको हम विजुअलाइजेशन का लाइट वेट अल्टरनेटिव बोल सकते हैं। मैं और वही बता सका हूँ कि रेडी टू डिप्लॉय इमेज आपके पास होती है, आपको बताया, और वो कंटेनर, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम का कंटेनर इमेज या इंजन था या डोकर इंजन को इसके ऊपर क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि एक टूल्स का पैकेज होता है जो हम इंस्टॉल करते हैं। वो इंस्टॉल होने के बाद क्या करता है, वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, एक इंटरफेस क्रिएट हो जाता है, उसके ऊपर क्या करते हैं आप, ये रेडी टू डिप्लॉय इमेजेस हैं जिनको हम कंटेनर बोलते हैं, वो डिप्लॉय कर देते हैं, उसके बाद आप यूज कर पाते हैं। और वो क्या करता है, उसी चीज़ को यूज करते हुए क्या करता है, आपके कर्नल शेयरिंग का कंसेप्ट यूज कर लेता है। तो आई होप कि मैंने जो बताने की कोशिश करी ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं बताता हूँ कि रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स में जो कंटेनर मैनेज करने के लिए या क्रिएट करने के लिए या इंस्पेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स की जरूरत होती है। हमारे पास कुछ टूल्स की जरूरत होती है जो आपको पता होने चाहिए। वे टूल्स कौन से होते हैं मैं उनको आपको बताता हूँ। आजा भाई, आजा आजा, ऐसे नहीं आएगा, आजा। ओके, कुछ टूल्स की जरूरत होती है। कौन कौन सा टूल्स होता है, जो पहला टूल्स होता है हम उसको बोलते हैं हम बिल्ड, BUILD, बिल्ड ए एच होता है पहला टूल, ठीक है। एक मिनट रुको, BUILDAH, बिल्ड ए एच। मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ सो डैट कि आपका ध्यान रहे। यह कंटेनर इमेज को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। जो बिल्ड ए एच वाला जो टूल्स होता है, या ठीक है, इसका यूज किया जाता है कंटेनर इमेज को क्रिएट करने के लिए। यूज टू क्रिएट क्रिएट TAIN कंटेनर इमेज, ठीक है। कंटेनर इमेज को क्या करने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्रिएट करने के लिए। दूसरा होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं पोडमैन। पोडमैन क्या करता है, सिंपली पोडमैन क्या करता है, कंटेन्स इमेजेस, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कंटेनर इमेजेस को मैनेज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो कमांड, ये क्या है, कमांड लाइन यूटिलिटी है। तो कमांड लाइन यूटिलिटी के थ्रू हम जो कंटेनर इमेजेस को जो मैनेज करेंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे, रन करेंगे, पुल करेंगे, डिलीट करेंगे, स्टॉप करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो भी करेंगे वो हम एक कमांड लाइन यूटिलिटी का यूज करते हैं उसके लिए। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पोडमैन। तो क्या है, ये है, इट इज ए कमांड लाइन यूटिलिटी, UTILIT, एक कमांड लाइन यूटिलिटी है फॉर मैनेजिंग, MANAG, मैनेजिंग कंटेनर, फॉर कंटेनर्स, ठीक, कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए। अब तीसरा एक और होता है हमारे पास, स्कोपियो, SKOPEO, स्कोपियो। देखो इसका ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको मैं बताता हूँ। ये भी एक कमांड लाइन टूल है जिसको हम यूज करते हैं कंटेनर इमेज को कॉपी करने के लिए एक रजिस्ट्री से दूसरी रजिस्ट्री पर, और दूसरा बिना मशीन में डाउनलोड किए इंस्पेक्ट करने के लिए। दूसरा, अगर जो कंटेनर्स हैं, आप, मैं ये देखना चाहता हूँ उस कंटेनर्स के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं, क्या क्या है, उसको इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन बिना डाउनलोड किए, रिमोट रजिस्ट्री से ही, तो वो सब करने के लिए मैं यूज करता हूँ स्कोपियो टूल का यूज करता हूँ। एक होता है हमारा रनसी, RUNC, रनसी होता है, यह एक कंटेनर रन टाइम है। ये क्या है, एक, इट इज ए कंटेनर कंटेनर रन टाइम। ये क्या है, कंटेनर रन टाइम है, जिसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारे कंटेनर को रन किया जाता है। तो ये था हमारा कंटेनर्स के कुछ चीज़ें जो आपके बारे में आपको पता होनी चाहिए थे। ये था आपका कंटेनर का बेसिक। अब कल से जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपका प्रैक्टिकल, टोटली कंटेनर को कैसे मैनेज किया जाए कहेगा प्रैक्टिकली 2 सेशंस में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली एक में हो जाएगा। आई विल ट्राई कि एक सेशन में हो जाए। अगर मुझे लगता है कि एक से ज़्यादा हमें लेना पड़ेगा
तो नो प्रॉब्लम, एक से ज़्यादा मैं सेशन लूँगा। और मैं आपको एक मिनट, मुझे कंटेनर की मेरे पास एक पीडीएफ पड़ी होगी, वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा सो डैट कि आप कंटेनर के बारे में, क्योंकि अलग से उसका फुल चैप्टर पढ़ा है भाई। एक मिनट। एंड्रॉइड। ओके 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 ओके, इसमें नहीं तो मेरे मोबाइल में पड़ा होगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा आप सबको। ये रहा। ओके, एक मिनट मैं मोबाइल में चेक करता हूँ, मेरे में होगा तो मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा कि सो डैट कि अगर आपको टाइम मिले तो अभी आप पढ़ लेना। मुझे चेक करने दीजिए। मिल गया। मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ अपने में। तो ये कंटेनर का पूरा चैप्टर्स है। इसमें लैब्स एक्सरसाइज भी हैं और परफॉर्मेंस एक्सरसाइज भी हैं। तो मैं इस पे, मुझे आपको क्वेश्चन देने की ना जरूरत पड़े, डेट्स वाई मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये पूरे पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग कंटेनर के बारे में जो मैं पढ़ाऊँगा पूरा वही है, कुछ भी नहीं है। लो, ग्रुप में शायद सबको मिल गया होगा, मुझे एक्नॉलेजमेंट कर देना अभी। स्कॉर्पियो, हाँ स्कॉर्पियो बेसिकली, हाँ यही है, कॉपी करने के लिए या इंस्पेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, बेसिकली इसी का यूज किया जाता है। बाकी स्कॉर्पियो के बारे में अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो मैन कमांड का यूज कर लेना। बाकी मैं आपको एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में कॉपी करके दिखाऊंगा। ठीक है। स्कॉर्पियो। तो ये आप लोगों को पीडीएफ मिल गया। तो इस पीडीएफ से आप क्या क्या, वन बाय वन हर चीज़ आपको बेसिक टू एडवांस चीज़ सीखने मिल जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो एग्जाम की रेडी कर रहा हूँ, 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, इसलिए मैं इस पर टाइम दूंगा। इस टॉपिक को मिस मत करना। खासकर मोहम्मद, जो एग्ज़ाम देने वाला है, गौरव, एग्ज़ाम देने वाले हो। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं। और मैंने आप लोगों को एक वीडियो कंटेंट दिया है, तो इट्स रिक्वेस्ट, एक बार तो उसके साथ गो थ्रू कर लेना और बना लेना, उसने किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा है, सोल्व भी करके दिखा रहा है आपको, तो वो आप खुद से सोल्व करके देख लेना। ठीक है, उससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि सर ने कुछ छोड़ा तो नहीं पढ़ाने के लिए। ठीक है ना। और वहां से अगर आपको आइडिया मिलता है कि सर आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक छोड़ दिया है, अभी तक पढ़ाया नहीं है सर्वर के अलावा, तो सर हमें पढ़ा दीजिए एक बेस्ट स्क्रिप्टिंग और सर्वर के अलावा। तो आप प्लीज़ मुझे टैग कर दीजिएगा ग्रुप में, और मैं भी फाइंड आउट करके आपको क्या करूँगा, जल्द से जल्द वो करेंगे। ठीक है। तो गाइज, आज का हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं। और ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह था आपका बेसिक कंसेप्ट डॉकर्स। तो मुझे एक बार बता दीजिए कि आप सबको समझ में आया। ऐसा कुछ किसी को लगता है कि यार सर मुझे यहाँ पर डाउट है, कुछ पूछना है अभी आज के कंटेंट से, सिर्फ आज के कंटेंट से। ठीक है। सर मेरा वो रिसर्च का हो गया। क्या हो गया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बोलो मोहम्मद।